पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश का नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, मध्य प्रदेश के वन। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में जो वन है, देखो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि मध्य प्रदेश का एरिया अपन सबको पता है ना, क्षेत्रफल बोलते हैं जिसे, और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या एरिया कितना है, तो 30,82,52 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वे में देखते हैं। उसके बाद अपन ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में वन कितने एरिया में फैले हुए हैं। ये ओवरऑल टोटल एरिया हो गया। तो टोटल एरिया हो गया, तो टोटल एरिया में से वन कितने एरिया में फैले हुए हैं, तो 94,689 किलोमीटर स्क्वायर में मध्य प्रदेश में वन फैले हुए हैं। अब जब इस एरिया का अपन 30,82,52 का 94,690 परसेंटेज में निकालेंगे तो वो निकलेगा लगभग 30.72%, है ना। और वहीं भारत के क्षेत्रफल से इसको निकालेंगे तो वो निकलेगा 12.3%। ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया भारत। तो सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी राज्य हैं उनमें सर्वाधिक वन किस में पाए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे। ठीक है, हर राज्य का ये कर्तव्य होता है या हर राज्य सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उसको अपने राज्य में कम से कम मिनिमम 33% वन रखने से पड़े, है ना। 33% जो ओवरऑल जो एरिया है उसका 33% पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। पर संभव नहीं है, वनों की कटाई ज़्यादा हुई थी। ठीक है, पर अब इस चीज़ पे वापस ध्यान दिया जा रहा है और धीरे धीरे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो आगे चल के अपन को ये पूर्ति हो जाएगी, देखने को मिलेगा अपन को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है 94,690 वर्ग किलोमीटर में जो है वन फैले हैं। तो वो मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो ये मध्य प्रदेश का 30.72% है। और पूरे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कितना है, 12.3% है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो अब देखेंगे वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, ठीक है, वनों का वर्गीकरण जो हुआ है वो पहले हुआ है भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर, ठीक है। और जो दूसरा है वो है प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर, ये दोनों चीज़ अपन को पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी है, एरिया के बाद भी आ जाती है, और सागौन और साल और मिश्रित वन भी आ जाते हैं, पर मेन अपन को ये देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखना, भौगोलिक आधार पर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ठीक है, पर्णपाती का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ऐसे वृक्ष जो साल में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, काहे कि वर्षा के अभाव में या जल के अभाव में या पानी के अभाव में। यानी ऐसे वृक्ष जो साल में एक बार पानी के अभाव में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं तो क्या कहलाते हैं, पर्णपाती वन। क्या कहलाएंगे, पर्णपाती वन। ऐसे वन जो साल में एक बार वर्षा के अभाव में या पानी के अभाव में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं तो क्या कहलाएंगे, पर्णपाती वन। ठीक है, यहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर से, यहाँ देखना, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। ठीक है, और ऐसे वृक्ष या वन कहाँ पाए जाएंगे, तो ऐसे वन या वृक्ष पाए जाएंगे मध्य भारत के मालवा के पठार में। मालवा के पठार में, ठीक है। मालवा के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी। और डिटेल वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो डिटेल वाइज कौन सा है, तो साधारण काली मिट्टी जो है मालवा के पठार में पाई जाती है। यहाँ पे किस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे, तो यहाँ पे पाए जाएंगे सागौन, शीशम, नीम, इस तरीके के जो वृक्ष हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएँ। तो किस प्रकार के जो वृक्ष हैं जो साल में अपनी एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, तो सागौन, शीशम, नीम, इस तरीके के जो पेड़ हैं वो वर्षा के अभाव में साल में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती अपन को समझ में आ गया ना, साल में एक बार कोई भी वृक्ष जो होता है वो अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है, बिल्कुल साधारण भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। अब देखो, पर्णपाती वन जब अपन ने पढ़ लिया है तो अर्ध पर्णपाती वन की जब बात आएगी तो आराम से अपन को देखो समझ में आ जाएगा। मतलब अर्ध का मतलब होता है आधे। और यहाँ पे जब अपन वर्षा देखेंगे तो यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, मतलब पानी पर्याप्त है। पानी पर्याप्त है। और
एक मौसम आएगा जब बदलाव होगा साल का, तो एक मौसम आएगा तब ये क्या करेंगे कि साल में एक बार अपनी आधी पत्तियां गिरा देंगे। क्या करेंगे? साल में एक बार आधी अपनी पत्तियां गिरा देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? अर्ध पर्णपाती वन। पर्णपाती क्या था? जिसमें पूरी पत्ती गिरा देते थे। अर्ध में क्या होता है? अर्ध पर्णपाती मतलब आधी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होगी। अब देखो ये सर्वाधिक वर्षा है, ठीक है, अच्छी खासी अत्यधिक वर्षा है, तो ये अपन को इलाका कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये अपन को मिलेगा बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड के पठार में ये सब देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वृक्ष कौन से हैं? तो साल है, महुआ है, बांस है, जामुन है। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं ये अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरी तरफ, जो है उष्णकटिबंधीय। अच्छा, इसमें तीसरा टाइप नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, देखना इसमें आ जाएगा शुष्क प्रजाति के वन। शुष्क प्रजाति के वन एक बार देख लेता हूँ भाई, आगे हुए तो नहीं है ना? नहीं है, चलो। तो यहाँ देखना शुष्क प्रजाति के वन, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। शुष्क प्रजाति के वन क्या है? यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 75 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा होती है। जब पानी इतना कम गिरेगा तो प्रॉपर कोई अच्छे वाले पेड़ तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे किस प्रकार के जो है वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखना बबूल, खेर, खेजड़ी, हर्रा और कांटेदार वृक्ष। कांटेदार वृक्ष, यहाँ पे इस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, जो कांटेदार होते हैं, जिनको पानी की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है या ना के बराबर होते हैं। और ये इलाका कौन सा आ जाएगा? तो ये इलाका आ जाएगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये हो गए अपने तीनों। पहला अपन ने क्या देखा था? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा अपन ने क्या देखा था? अर्ध पर्णपाती वन। और तीसरा अपन ने क्या देखा है? तो शुष्क प्रजाति के वन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि साल में एक बार वृक्ष पानी के अभाव में या वर्षा के अभाव में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने अर्ध पर्णपाती में क्या देखा है कि यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये वृक्ष तो अपनी आधी पत्तियां गिरा देते हैं। और शुष्क में आ जाएंगे तो शुष्क में क्या होता है कि यहाँ पे इस प्रकार के पेड़ या वृक्ष या वन पाए जाते हैं जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। मतलब कांटेदार वृक्ष पाए जाएंगे, जैसे खेर, खेजड़ी, हर्रा, है ना, इस तरीके के वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला देखना आरक्षित, उसके बाद संरक्षित, उसके बाद अवर्गीकृत। अवर्गीकृत यानी क्लासिफाइड। देखेंगे आरक्षित वन में क्या है। तो आरक्षित वन जो है मध्य प्रदेश में, देखो प्रॉपर अपन को कुछ इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है आंकड़े। प्रॉपर अपन को क्या याद रखना है कि आरक्षित वन जो है, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, और नहीं याद रहे तो 65% ईजिली याद रह जाएगा। तो 65% एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर अगर आपसे पूछा जाए तो प्रॉपर कितने हैं? 65.36% परसेंटेज एरिया में फैले हुए हैं। और क्षेत्रफल जब निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो कितना आएगा? 61,888 वर्ग किलोमीटर। कितना आएगा? 61,888 वर्ग किलोमीटर, है ना। अब इससे क्या होगा? देखो जहाँ पे पेड़ ज़्यादा रहेंगे तो वो क्या करेंगे? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, है ना, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो बरसात में या फिर नदी नाले जो है मिट्टी का कटाव कम करेंगे, कम रहेगा, है ना। तो ये पर्यावरण के लिए अच्छी बात है ये। तो ये क्या करते हैं? मिट्टी का कटाव भी, इसी कारण मिट्टी का कटाव भी कम होता है या फिर नियंत्रण में रहता है। ठीक है, इन वनों पर शासन का कठोर नियंत्रण होता है। ये पूर्णता का मतलब है कठोर नियंत्रण रहेगा। कठोर नियंत्रण रहेगा। कठोर नियंत्रण कैसे रहेगा? कि आप यहाँ पे जा नहीं सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चारागाह नहीं बना सकते हो, अपने मवेशी नहीं चरा सकते हो, रह नहीं सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन वनों में जो है दुर्लभ प्रजाति के वन, कैसे दुर्लभ प्रजाति के वन और दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। और उनमें से बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो विलुप्ति की कगार पे होते हैं। तो वहाँ पे क्या है? चारों तरफ सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। अगर वहाँ पे आप कुछ नष्ट करते हुए या कुछ ऐसा कृत करते हुए पकड़ा गए जो गलत है, तो आपके ऊपर सजा का प्रावधान हो सकता है। अब मेन क्या है? तो ऐसे वनों में ही क्या बनाए जाते हैं? नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ऐसे वनों में ही नेशनल पार्क बनाए जाते हैं।
ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाए कि नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज में अंतर क्या है, तो नेशनल पार्क किस प्रकार के वनों में बनाए जाएंगे, तो नेशनल पार्क जो है आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे अपन देखेंगे। अगला है संरक्षित वन। आपको 32 नहीं याद रह रहा है, आप सीधे 33 याद कर लीजिए। ठीक है, सीधे 33 याद कर लीजिए, सिंपल बता रहा हूँ। तो संरक्षित वन जो है ये मध्य प्रदेश के कुल 33% हिस्से में या भूभाग में फैले हुए हैं। ठीक है, इनका जो एरिया है वो 31,096 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। इसमें लकड़ी काटना निषेध रहता है। देखो इसमें भी वही सेम चीजें हैं, पर उसमें क्या है कि साधारण प्रकार में जो है जीव जंतु भी यहाँ पे मिलेंगे, वनस्पति भी मिलेगी, किंतु साथ में दुर्लभ प्रजाति के भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वहाँ पे क्या था कि दुर्लभ प्रजाति के मिल रहे थे, पर यहाँ पे क्या है कि साधारण प्रजाति के साथ साथ दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु या वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी शासन का नियंत्रण है। मैंने वहाँ क्या लिखा था कि कठोर नियंत्रण है, पर यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ शासन का नियंत्रण है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में आप यहाँ जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, सभी आपातकाल की स्थिति। आपातकाल की स्थिति मतलब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो, आपको गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप ये सब कृत कर सकते हो। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं और देखो एक मेन पॉइंट, ऐसे ही वनों में क्या बनते हैं, ऐसे ही वनों में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, तो दोनों में अंतर पूछूंगा तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज में अंतर क्या है, तो एक आरक्षित वनों में बनता है और एक संरक्षित वनों में बनता है। ठीक है, इनकी साइज से कोई मैटर नहीं रहता कि ये छोटा होता है बड़ा होता है, इसमें कम जानवर है या कम वन है या एरिया कम है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे आ जाएगा फिर तीसरा, अवर्गीकृत वन यानी क्लासिफाइड वन। इन वनों का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, ये लगभग 2% एरिया में फैले हुए हैं। कितने में, 2% एरिया में फैले हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर इनका किलोमीटर देखोगे तो 1705 किलोमीटर में फैले हुए हैं। यहाँ पे जो अपन रह रहे हैं ना, नॉर्मल जो अपन रह रहे हैं ना, और आसपास अपन को जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे या वन दिखाई देते हैं तो वो क्लासिफाइड में आ जाती है। सरकार का इन पे कोई नियंत्रण रहता ही नहीं है। ठीक है, होता है ना, अपन जब मान लो अपन कहीं प्लाट खरीदते हैं, वहाँ पे कोई पेड़ वगैरह खड़ा होता है तो आप उसको कटवा देते हो और वहाँ पे बढ़िया एक शानदार घर बना लेते हैं। ठीक है, जैसा भी घर बने, जरूरी नहीं शानदार ही बने सबका, तो आप कटवा देते हो, तो उसमें सरकार इतना परेशान नहीं करेगी आपको। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो अवर्गीकृत में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे सब साधारण प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेन चीज ये हो जाएगी। ठीक है, तो 3 अपन ने क्या पढ़ लिए, एक हो गया आरक्षित, दूसरा संरक्षित, तीसरा अवर्गीकृत वन हो गया। ठीक है, और इन पर ये अवर्गीकृत वन पर शासन का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, और यह लगभग 2% हिस्से में मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। किलोमीटर में पूछे तो 1705 किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वन का हो गया। अब देखें कुछ वन अनुसंधान केंद्र वगैरह आएंगे, संस्थान आएंगे, तो उनको अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में ये जो दे रखा है ये है संस्थान का नाम, यहाँ पे मुख्यालय दे रखा है और यहाँ पे स्थापना। ठीक है, अपन जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखना भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान। अब इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसमें आपको याद ही करना है, आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हो। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो भोपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कहाँ पे है, भोपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आ जाएगा राज्य वन अनुसंधान संस्थान, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1963 में। कहाँ पे है, तो जबलपुर में है। स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी। फिर आ जाएगा राज्य वन विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, ये कहाँ पे है, तो ये भोपाल में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। 3 अपन ने पढ़े हैं, वापस से बोल रहा हूँ सुनिएगा। भारत है ना, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो भोपाल में है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो जबलपुर में है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद राज्य वन विकास निगम जो भोपाल में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखना वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र, वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र, ये जो है बालाघाट में है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आ जाएगा फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय, फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय, यह बैतूल में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। फिर आता है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान
उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आ जाएगा वानिकी अनुसंधान मानव विकास संस्थान। क्या है? वानिकी अनुसंधान मानव विकास संस्थान। तो इसका जो कहाँ पे आ जाएगा? तो ये छिंदवाड़ा में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी। फिर आ जाएगा संजीवनी संस्थान। संजीवनी संस्थान कहाँ पे है? तो भोपाल में है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये शायद ठीक है, इनका प्रॉपर डाटा नहीं है, ये बाय चांस मिसप्रिंट हो गए हैं, इनको प्रॉपर डाटा नहीं है। आगे अपन बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम जो है ये कहाँ पे है? तो भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। अच्छा, एक चीज़ और आपने ध्यान दी होगी कि मध्य प्रदेश जो है, इको से मुझे याद आया, इको जल पर्यटन नीति ये कब लागू हुई थी? तो इसमें भी आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका जवाब दूंगा, है ना। मध्य प्रदेश जल पर्यटन नीति, है ना, मध्य प्रदेश जल पर्यटन नीति कब आई थी? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। वन संबंधी शब्दावली। अब देखना, ये भी वही वाली बात है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश कौन सा है? तो अपना मध्य प्रदेश है ना। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, मतलब सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे, और प्रतिशत के आधार पर कहाँ होंगे? तो मिजोरम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, मतलब सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस जिले में पाएंगे मिलेंगे? तो आपको बालाघाट में सर्वाधिक मिलेगा। चाहे आप प्रतिशत में के मामले में भी देखो, प्रतिशत के मामले में देखोगे तो भी बालाघाट है, और नॉर्मल देखोगे तो भी बालाघाट है। और नॉर्मल में देखोगे सबसे छोटा तो उज्जैन आ जाएगा, और प्रतिशत के मामले में सबसे छोटा देखोगे तो शाजापुर आ जाएगा। ठीक है, बालाघाट सबसे बड़ा है, सबसे छोटा उज्जैन है। उसके बाद प्रतिशत में सबसे बड़ा बालाघाट है, और प्रतिशत में सबसे छोटा शाजापुर है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में 1952 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1952 में। मध्य प्रदेश बना है 1956 में था, पर इसकी वन नीति 4 साल पहले ही आ गई थी। कब आ गई थी? 1952 में आ गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की नई वन नीति, है ना, जो सा आईएमपी क्वेश्चन है देखना। मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब आई थी? 4 अप्रैल 2005 को आई थी। कब आई थी? 4 अप्रैल 2005 को आई थी। फिर तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तेंदुपत्ता क्या है? तो तेंदुपत्ता जो है बीड़ी बनाने के काम में आता है ना। जो बीड़ी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो बीड़ी जो होती है वो कहाँ से बनेगी? तो तेंदुपत्ते से बनती है। ठीक है, तेंदुपत्ता जो इसका राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश ने किया था वो कब किया था? तो 1964 में किया था। कब किया था? 1964 में किया था। फिर बांस का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 1973 में किया था। फिर साल बीज, है ना, ब्रिज नहीं है, बीज है ये। साल बीज का राष्ट्रीयकरण 1975 में किया था। साल बीज का राष्ट्रीयकरण 1975 में किया था। फिर आगे अपन चलेंगे तो उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, ये अपन ने देख लिया था, कोई बात नहीं, वापस पढ़ लेंगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखना, अब यहाँ पे जैसे मैं सागौन की बात करता हूँ, है ना, ये प्रमुख जो वन है इसमें सागौन की बात करूंगा तो सागौन वृक्ष जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में अपन को कहाँ मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा? तो ये 75 से 125 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ मिलेगा। काली मिट्टी में उगने वाले पेड़ हैं सागौन, जैसे मैंने बताया था मालवा के पठार में मिलता है ये, है ना, काली मिट्टी में मिलेंगे। तो दक्षिण मध्य में अधिकांश पाए जाते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। ठीक है, इसमें विश्व का सबसे उत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में वृक्ष पाए जाते हैं उसमें विश्व का जो सबसे उत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है। और ये सागौन काय में यूज होता है ना, उपयोग अपन देखें तो ये जो सागौन होगा इसका उपयोग होगा भवन निर्माण में होता है। काय में होता है? भवन निर्माण में किया जाता है। कहाँ पे मिलेंगे? तो देखो होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला, और आपने जो बोरी घाटी लिखा है, अपन ने एक अभ्यारण्य पढ़ा था बोरी अभ्यारण्य, तो बोरी अभ्यारण्य कहाँ पे आता है? होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक सागौन पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, साल के वृक्षों की बात करेंगे तो साल के वृक्ष जो है इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा लगती है। तो ये 150 से 150 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। तो 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक क्या होती है?
वर्षा की आवश्यकता होती है। कहाँ पे मिलेंगे? तो लाल पीली मिट्टी में मिलते हैं। ये लाल पीली मिट्टी कहाँ पे रहती है? तो बघेलखंड के या पूर्व के पठार पे मिलती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है पूर्वी, है ना, पूर्वी मतलब बघेलखंड का पठार जो अपने छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये भी पर्णपाती वन है। अच्छा, अपन ने यहाँ पे एक चीज हो गई, ये जो है अर्धपर्णपाती वन है, अर्धपर्णपाती वन है। और जो अपन ने पढ़े थे जल्दी जल्दी में वो क्या थे, ये पर्णपाती वन है, सही है। और यहाँ पे क्या है, तो अर्धपर्णपाती वन है। ठीक है, इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो रही है तो ये कम आधी पत्तियां ही गिराते हैं, है ना, अपन ने पढ़ लिया था ये चीज़। तो ये अर्धपर्णपाती वन है। ठीक है, देश में सर्वाधिक साल वृक्ष एवं छत्तीसगढ़ में वह दूसरा स्थान एमपी का है। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश बालाघाट में जो है, जैसे इस पॉइंट का रुको, देश में सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या होगा, देश में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाएंगे? तो साल के पाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में काय के पाए जाएंगे? तो सागौन के पाए जाएंगे। ध्यान रखना विशेष तौर पर कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष काय के पाए जाते हैं? तो सागौन के पाए जाते हैं। और देश की बात करूंगा तो देश में साल के वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ पहला स्थान है साल के वृक्ष में। और दूसरा कौन सा है? दूसरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश में। तो एक बार विशेष तौर पर ध्यान रखना कि सर्वाधिक जो साल के वृक्ष हैं वो भारत में पाए जाते हैं। और वहीं सागौन के वृक्षों की बात होगी तो वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे। ठीक है, इलाका देखेंगे जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है तो बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, इनका उपयोग क्या होता है? तो रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। अब आप लोग, बहुत सारे लोग रेलवे स्लीपर को कोच समझ लोगे, है ना। तो एक्चुअल में रेलवे स्लीपर का मतलब होता है, जैसे ये पटरी है और पटरी के बीच में जो ये लगे रहते हैं ना इस प्रकार के, इनको बोलते हैं स्लीपर, है ना, पटरियों को कवर या पकड़ के रखने के लिए। तो बीच में जो पट्टियाँ लगे रहते थे, देखो अब तो अलग से बनने लगी, पर पहले जो बनते थे रेलवे स्लीपर वो सागौन के साल के वृक्ष से बनते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बांस की बात करेंगे तो बांस भी वहां पे उगेगा जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है। ठीक है, तो ये भी 75 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले स्थान में है ना, यानी पूर्वी भाग में ये भी मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसमें क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, और इसमें एमपी का जो है दूसरा स्थान है। कहाँ पे मिलेगा? तो बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर, भोपाल, सिंगरौली सिंगरौली ना, इधर वाले इलाके में जो ये वाला, अगर मैं मध्य प्रदेश का ये वाला पोर्शन बोल दूं तो इस वाले पूरे पोर्शन में मिलेगा, इस वाले पोर्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन में जो क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये वर्षा वाले स्थान में मिलेगा। इसका यूज़ क्या होता है? तो इससे कागज़ बनते हैं, टोकरी बनती है, चटाई बनती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, इसकी चटाई और जो डलिया बनती है, जो टोकरी बोलते हैं उसको डलिया बोलते हैं। तो ये सब इसका यूज़ में आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत काम का पेड़, ये बांस का जो पेड़ होता है बहुत काम का होता है, बहुत समय लेता है ये उगने में, है ना, बहुत ज़्यादा समय लेता है उगने में। पर जब एक बार ये उगना चालू कर देता है ना, तो ये रातों रात भी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी उगता है ना। इसके बारे में ये बात है कि उगने में बहुत समय लेता है, पर जब ये उगना चालू कर देता है तो बहुत जल्दी उग जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे थोड़ी सी बात और मैं कर लेता हूँ आप लोगों से। जैसे तेंदुपत्ता के बारे में बात करी थी, तेंदुपत्ता का क्या होता है, यूज़ क्या रहेगा तेंदुपत्ता का? तो तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ तो और देखना, जैसे आंवला, मुझे याद आया आंवला, तो आंवला किस में आएगा? तो आंवला औषधि बनाने में आता है ना, यूज़। तो इन बारे में बता रहा हूँ। जैसे लाख हो गया, तो लाख से क्या बनती है? चूड़ियाँ बनती हैं, है ना। महुआ ये हो गया, तो महुआ से क्या बनेगी? औषधि भी बनेगी, है ना। और शराब भी बनती है, जो देशी शराब अपन बोलते हैं महुआ वाली, वो भी बनती है। ठीक है, गोंद जो है, जो बबूल के पेड़ पर अपन को मिलता है, ठीक है, तो बबूल के पेड़ से अपन क्या लेते हैं? गोंद लेते हैं, तो गोंद वो चिपकाने के काम में आता है। ठीक है, भिलावा जो होता है उससे क्या बनेगा? शाही। आप लोगों ने सुना होगा ना, पेंट करते हैं, भिलावा से क्या बनती है? शाही बनती है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये भिलावा हो गया, भिलावा से शाही बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देख लिए अपन ने। ठीक है, एक चीज़ और देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में जो वनव्रत पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में जो वनव्रत है, ये 16 वनव्रत पाए जाते हैं। और वन मंडल की बात करूंगा तो वन मंडल 63 है। कितने हैं? 63 है। और वन ग्राम की बात करूंगा तो 925 है। ठीक है, ये तीनों पोर्शन याद रखना। वनव्रत कितने हैं? तो 16, वन मंडल कितने हैं? तो 63, और वन ग्राम कितने हैं? तो 925। आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।